नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और इसी क्रम में आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 17 को। अब तक हमने इस टेस्ट सीरीज के कुल 16 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर हमारे पिछले टेस्ट के वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और पहला प्रश्न है कि चालू खाते के दृश्य व्यापार में शामिल होता है। ऑप्शन ए है वस्तुओं का लेन देन, बी है सेवाओं का आयात निर्यात, सी उपर्युक्त दोनों, या डी है कि दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वस्तुओं का लेन देन। जो भुगतान संतुलन हेतु दोस्तों चालू खाते में दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात कीमतों को शामिल किया जाता है। और दोस्तों दृश्य व्यापार से अभिप्राय होता है वस्तुओं के लेन देन से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मोस्ट फेवर्ड नेशन का संबंध किस संस्था से है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्व व्यापार संगठन से है। तो इसका संबंध किससे है? विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों मोस्ट फेवर्ड नेशन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, जिसको WTO के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है। अगला प्रश्न है बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बजट से प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महिला सशक्तिकरण। दोस्तों बजट 2023-24 जो कि अमृत काल का पहला बजट है, तो इसमें 7 प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होगा। और दोस्तों इन्हें सप्तऋषि कहा गया है, यह भी याद रखिएगा। इन 7 प्राथमिकताओं को क्या कहा गया है? सप्तऋषि कहा गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बजट 2023 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित मिष्टी योजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों बजट के अंतर्गत एक मिष्टी योजना की घोषणा की गई है, तो पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किससे है। तो मैंग्रोव वृक्षारोपण से है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव वृक्षारोपण। तो दोस्तों वर्ष 2023 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा मिष्टी योजना की घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह है दोस्तों कि जो भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा को प्रदान करना। आगे है केंद्रीय बजट 2023 में मोटे अनाजों को किस नाम से संबोधित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इस बार केंद्रीय बजट में मोटे अनाजों को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो जरूर याद रखिएगा, श्री अन्न नाम से संबोधित किया गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्री अन्न। दोस्तों मोटे अनाजों को श्री अन्न नाम से संबोधित किया गया है। और श्री अन्न अनाजों में ज्वार, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, चीना व सामा शामिल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, श्री अन्न। जरूर याद रखिएगा, मोटे अनाज श्री अन्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 2 कथन दिया गया है, आइए देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली भारत में 1957 से प्रचलन में आई। और दूसरा है कि भारत में चलने वाला 1 रुपए का नोट परिवर्तनशील पत्र मुद्रा का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों जो उपरोक्त दोनों कथन है, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। आगे है भारत की वर्तमान नोट निर्गमन व्यवस्था की न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली
कब से अपनाई जा रही है? तो दोस्तों 1957 से अपनाई जा रही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1957। तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के अंतर्गत 1957 से आरबीआई को 200 करोड़ रुपए के, तो दोस्तों याद रखिएगा कितना, 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण और विदेशी मुद्रा का भंडार हमेशा बनाए रखना होता है, जिसमें से कम करीब 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण भंडार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपनी उधारियों का कम से कम कितना प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 40% यानी 40%। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को जो अपनी उधारियों का कम से कम 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना की गई थी वो फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फेरवानी समिति। रचनात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क किस प्रकार के वित्तीय संस्थाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य वाले वाणिज्यिक बैंकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, वर्ष 2020 में घोषित कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत कुल ऋण वितरण का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 लाख करोड़ रुपए। आगे है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, जिसको जेम भी कहते हैं, किसके अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों यह जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में स्थापित किया गया है और इसकी निगरानी प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश कोष के संदर्भ में जिसमें विनिवेश की राशि भेजी जाती है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया, हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो दोस्तों जो पहला कथन है वो है कि राष्ट्रीय निवेश कोष में संपत्ति का प्रबंधन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यह पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय निवेश कोष को भारत की संचित निधि में रखा जाना, यह भी गलत है। तीसरा है कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाता है, ये सही है। और चौथा और अंतिम कथन है कि वार्षिक आय का एक निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4, ये कथन बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि इनमें से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित नहीं थी? तो दोस्तों वो थी तारकुंडे समिति। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तारकुंडे समिति। दोस्तों यह जो समिति थी यह भारत में चुनाव सुधार के लिए बनाई गई थी। और बाकी जो दिया गया है दंतवाला समिति, केलकर समिति और दोस्तों खुसरो समिति, ये तीनों समितियां ग्रामीण बैंकों की दुर्बलता और उन्हें सक्षम बनाने के सुझाव से संबंधित थी। तो ये तीनों तो संबंधित थी, जो नहीं थी वो थी तारकुंडे समिति। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देश में बीमा क्षेत्र का निजीकरण किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति जो कि 1993 में आई। तो कब आई दोस्तों? 1993 में। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर
RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी ताकि बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिश की जा सके। और इसी समिति की सिफारिश पर ही जो बीमा क्षेत्र है दोस्तों उसका निजीकरण किया गया था। आगे है, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार यह एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड में है। तो कहाँ पे है दोस्तों? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। तो यहीं पर विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।